गुर्दे के मर्ज और उसकी मैनेजमेंट को समझते हुए बाज़ औक़ात हम इतनी बारीकियों में चले जाते हैं कि जो एक ओवरऑल बिग पिक्चर होती है गुर्दे के मर्ज के मैनेजमेंट की, वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। आज के एपिसोड में मैं कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स डिस्कस करूंगा जो कि हर गुर्दे के मरीज के दिमाग में हर वक्त होने चाहिए ताकि वो अपने गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट अच्छी कर सके। एक तरह से ये जो पिछली सारी एपिसोड्स हैं किडनी ब्लॉक्स की, उनकी समरी भी है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बड़ी यूजफुल कंसाइज सी एपिसोड है, क्योंकि वैसे भी लोग मेरे ख्याल से पिछली कुछ लंबी एपिसोड देख के काफ़ी थक चुके हैं। तो मैंने सोचा है कि एक प्यारी सी मुख्तसर सी वीडियो बनाई जाए जिसमें सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन भी हो और वो बहुत लंबी भी ना हो। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़ फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। आज की वीडियो में हमने बड़े स्पेसिफिक टारगेट नंबर्स डिस्कस करने हैं। कोई फिलॉसफी नहीं होनी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होनी, क्योंकि ये वो टारगेट नंबर हैं जो हर गुर्दे के मरीज को पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं नंबर्स को अचीव करके ही वो अपने गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट को अच्छा बना सकता है। अब गुर्दे के मर्ज की अच्छी मैनेजमेंट क्या होती है? वो ये होती है कि आपने अपने GFR को गिरने से बचाना है और अपने गुर्दे के मर्ज को बढ़ने से रोकना है। गुर्दे के मर्ज को आप जानते हैं कि हम डायग्नोज करते हैं स्टेज 3 पे, जब आपका GFR 60 मिलीलीटर पर मिनट से कम हो जाता है, और ये वो लेवल होता है जिस पे सारी गाइडलाइंस अपनी रिकमेंडेशन देती हैं, और यही वो लेवल है जिस पे कोई नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि आपको गुर्दे का मर्ज है। अब ये GFR कैसे कैलकुलेट करना है? अगर तो आपने किसी अच्छी लैब से अपने RFT करवाए हैं तो वो आपको GFR कैलकुलेट करके देते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं भी कराए तो आप ये eGFR अपने घर में बैठकर गूगल पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और NKF साइट, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, जो कि अमेरिकन वेबसाइट है किडनी फाउंडेशन की, उस पर इसका फार्मूला अवेलेबल है। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, जिस फार्मूला में आपने अपनी एज एंटर करनी है, अपनी क्रिएटिनिन एंटर करनी है और अपना जेंडर एंटर करना है, यानी कि आप मर्द हैं या औरत, तो ये आपको आपका eGFR दे देगा। जो नॉर्मल इंसान है जिसमें कोई गुर्दे के मर्ज का मसला नहीं है, उसका GFR तकरीबन साल में 1 मिलीलीटर पर मिनट से भी कम गिरता है। जो गुर्दे का मरीज है उसमें टारगेट होता है कि साल में GFR 2 मिलीलीटर पर मिनट से कम गिरे, और अगर ये GFR 2 से 5 मिलीलीटर पर मिनट तक हर साल गिरता जाए, इसको कहते हैं पुअर CKD मैनेजमेंट। और अगर आपका GFR 5 मिलीलीटर पर मिनट से ज्यादा हर साल गिर रहा है तो इसको हम कहते हैं रैपिडली डिक्लाइनिंग किडनी फंक्शन। GFR के गिरने की रफ्तार को चेक कैसे किया जाता है? उसका एक ही रास्ता है कि आपने अपने डॉक्टर के साथ मिलकर हर साल GFR चेक करना है। बाज़ मरीजों को साल में 2 दफ़ा करना पड़ता है, और तकरीबन साल या 2 साल के बाद आपने अंदाज़ा लगाना है कि अगर मेरा 2010 में या 2020 में GFR 58 था, तो अब 2015 में या 2025 में 5 साल बाद मेरा GFR कितना है। अगर ये बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है CKD को मैनेज करने की, और अगर ये साल में 2 मिलीलीटर पर मिनट से कम गिर रहा है तो आपकी CKD मैनेजमेंट पहले ही बड़ी ज़बरदस्त है। GFR के गिरने की रफ्तार को कम करने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं उनके भी अपने टारगेट्स हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन हम चलते हैं हाई ब्लड प्रेशर पे। जो हाई ब्लड प्रेशर है वो आपकी किडनी को जाके डायरेक्टली डैमेज करता है। ब्लड प्रेशर का टारगेट जो CKD पेशेंट में है वो है 130/80, यानी कि 130 सिस्टोलिक ऊपर वाला और 80 नीचे वाला या डायस्टोलिक। अगर आपको किडनी डिजीज के साथ डायबिटीज भी है, या अगर आपको किडनी डिजीज के साथ प्रोटीन यूरिया भी आता है, तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर टारगेट होता है 110 ऊपर वाला यानी कि सिस्टोलिक और 70 नीचे वाला यानी कि डायस्टोलिक। लेकिन ये टारगेट हमने थोड़ा सा कस्टमाइज भी करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बूढ़ा पेशेंट हो तो उसमें आपने इसको थोड़ा सा लूज रखना होता है, क्योंकि बूढ़े पेशेंट्स में अक्सर खतरा होता है कि ब्लड प्रेशर अगर कम होगा उनको चक्कर आएंगे, वो गिर सकते हैं, कोई हड्डी वगैरह तोड़ सकते हैं। तो उनमें हम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, उनमें बाद का हम ब्लड प्रेशर 130-140 तक भी रहने देते हैं। ब्लड प्रेशर के बाद जो गुर्दे के मरीज में सबसे अहम चीज़ है वो है डायबिटीज़। अगर गुर्दे के मरीज को डायबिटीज़ है तो उसका भी टारगेट है।
डायबिटीज़ को हम डेली शुगर चेक के लेवल पे टारगेट नहीं करते। डायबिटीज़ का टारगेट हम मैनेज करते हैं हीमोग्लोबिन A1C के साथ। ये वो टेस्ट है जो आपको आपकी पिछले 3 माह की ब्लड शुगर मैनेजमेंट का आइडिया देता है, और गाइडलाइंस हमें हीमोग्लोबिन A1C का भी टारगेट देती हैं। जिन पेशेंट्स को CKD स्टेज 3 है उनमें रिकमेंडेड है कि आपने हीमोग्लोबिन A1C 7 से कम रखना है, और जिन पेशेंट्स को स्टेज 4 और 5 है वो हीमोग्लोबिन A1C 7 और 8 के दरमियान भी रख सकते हैं। सिमिलरली जो बूढ़े लोग हैं उनमें भी टारगेट ज़रा रिलैक्स है कि वो भी तकरीबन 7 से 8 के दरमियान अपना हीमोग्लोबिन A1C रख सकते हैं। CKD स्टेज 4, 5 और बूढ़ों में टारगेट लूज करने की वजह यह है कि इन पेशेंट में शुगर कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लो ब्लड शुगर की वजह से अगेन वही सिचुएशन हो सकती है जो कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, पेशेंट गिर सकता है, कोई हड्डी वगैरह तोड़ सकता है। एसिडिटी, एसिडोसिस या ब्लड में तेजाबियत, इसका भी टारगेट डिटरमिनेंट है जो हम बाइकार्बोनेट लेवल के जरिए मेजर करते हैं। नॉर्मल इंसान में जब हम बाइकार्बोनेट लेवल चेक करते हैं तो ज़्यादातर लैब्स में इसकी रेंज होती है 22 से 29, और गुर्दे के मरीजों में खून में एसिड्स जमा होने की वजह से, वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होने की वजह से तेजाबियत हो जाती है ज़्यादा और बाइकार्बोनेट का नंबर हो जाता है कम। तो इस नंबर को हम टारगेट करते हैं 22 या उससे ऊपर, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोडामिंट की टैबलेट्स। अगर ब्लड में तेजाबियत या एसिडिटी ज़्यादा रहे तो इससे देखा गया है कि गुर्दे के मर्ज के बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, और अगर इस एसिडिटी को कम किया जाए, बाइकार्बोनेट लेवल को टारगेट पर रखा जाए, तो गुर्दे के मर्ज के बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। गुर्दे के मर्ज की एक कॉम्प्लिकेशन खून की कमी भी है, और उसका भी टारगेट मुतय्यन किया गया है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है मर्दों में तकरीबन 14 से ज़्यादा होती है और औरतों में 12 से ज़्यादा। पहली बात तो ये है कि जो अनीमिया है या लो हीमोग्लोबिन है वो स्टेज 3 CKD का प्रॉब्लम नहीं है। अनीमिया ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टेज 4 और स्टेज 5 का या डायलिसिस पेशेंट का। और इन पेशेंट में जो हीमोग्लोबिन का टारगेट रिकमेंडेड है वो है तकरीबन 11 या 11.5। हीमोग्लोबिन को नॉर्मल लेवल पर लेके जाना इसलिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि गुर्दे के मरीजों में जब हीमोग्लोबिन को ज़्यादा करने के लिए बहुत ज़्यादा आयरन या एरिथ्रोपोइटिन दिया जाए तो उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स को बचाने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आपने हीमोग्लोबिन लेवल को बस मुनासिब हद तक ही ऊपर लेके जाना है जिसमें पेशेंट की सिम्टम्स बेहतर हो जाएं और उसको खून लगवाने की ज़रूरत ना पड़े। स्टेज 4 और 5 जिनको हम के एडवांस्ड किडनी स्टेजेस भी कहते हैं, उन्हीं में 2 और चीज़ें हमने मॉनिटर करनी होती हैं, सीरम फास्फोरस लेवल और सीरम PTH लेवल। CKD स्टेज 3 का जो टारगेट फास्फोरस लेवल है वो है 2.7 से 4.6, और जब पेशेंट CKD स्टेज 4 और 5 में एंटर हो जाता है जहाँ पे कि फास्फोरस को कंट्रोल करना निहायत मुश्किल हो जाता है, तो उस पेशेंट का सीरम फास्फोरस का जो टारगेट लेवल है वो है 3.5 से लेके 5.5 तक। सीरम PTH लेवल यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए, और इसकी टारगेट रेंज ये है कि जो नॉर्मल PTH का लेवल होता है ब्लड में उससे ऊपर 2 से 9 गुना तक यह जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जिस लैब से टेस्ट करवा रहे हैं उसमें PTH की जो नॉर्मल रेंज है वो है 60, तो आपका PTH लेवल अगर 120 से लेके तकरीबन 400 या 450 तक भी है तो दैट्स फाइन, इसको इससे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल को ज़बरदस्ती दवाई यूज़ करके या कोई केमिकल यूज़ करके इससे भी कम करने की कोशिश करेंगे तो उससे हड्डियों में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि फ्रैक्चर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिस तरह गुर्दे के मरीज़ इन सारे टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह कोई भी गुर्दे का मरीज़ अपने कुछ खाने पीने के टारगेट भी याद कर सकता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पेशली स्टेज 4 और 5 में है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स रिलेटेड यानी कि नमकियात रिलेटेड, और इसको मैं हमेशा याद करवाता होता अपने पेशेंट को 4, 3, 2, 1 से। 4 का मतलब है कि आपने पूरे दिन में 4 ग्राम से कम सॉल्ट खाना है। 3 का मतलब है कि आपने पूरे दिन में 3 ग्राम से कम पोटेशियम इस्तेमाल करना है। 2 का मतलब है कि आपने पूरे दिन में 2 लीटर से कम पानी पीना है, और 1 का मतलब है कि आपने पूरे दिन में 1 ग्राम से कम फास्फोरस खाना है। ये 4, 3, 2, 1 वाला फार्मूला इतना कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन
ये बहुत सारे पेशेंट्स को अपने खुराक के बेसिक नंबर याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पर इन नमकियात के मामले में आपने हमेशा अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन इस्तेमाल करनी होती हैं, जो कि आपके ब्लड लेवल को देख के उनके मुताबिक आपकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रिकमेंड करता है। बस यही आज की वीडियो थी और यही इसका मैसेज था। और इसके बाद आपने ज़रा अपनी सीट बेल्ट बांध के रखनी है। अगली कुछ 1-2 वीडियोस आनी हैं, वो बहुत लंबी होनी है। उसमें हमने कुछ फ़िलॉसफी भी डिस्कस करनी है और कुछ किडनी डिजीज़ भी डिस्कस करनी है। और वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका रियल लाइफ और डीपर ह्यूमन नेचर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और उसके बाद हमारा जो बड़ा लॉन्ग वेटेड टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ट्रांसप्लांट मेडिसिन, हम उसकी तरफ चलना शुरू करेंगे। आज की वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या पिछली वीडियोस देख के आपको इन टारगेट्स का पता था, या आपने मेरी पहली जो 20-30 वीडियोस हैं जिनमें इन टारगेट्स को मैंने बड़ा डिटेल एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस किया हुआ है, नहीं देखी अभी तक। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोस को भी रिव्यू कर सकते हैं। वहाँ पे ज़रा मैंने इन्हीं टारगेट्स की थोड़ी डिटेल दी हुई है कि हम ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, करें तो क्या फ़ायदे होते हैं, ना करें तो क्या नुकसान होते हैं। और फिर इंशाल्लाह मुझे आपके एक्सपीरियंस, ओपिनियन, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।